एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जो आज हमने टॉपिक लिया है वो है मानवीय मूल्य का एथिक्स में, और आज ये हमारा टॉपिक आखिरी हो जाएगा और कल से हम एक नया टॉपिक लेंगे। तो एथिक्स के सिलेबस को हम जल्दी ही कवर कर लेंगे, और जितने भी पीछे लेसन्स हो चुके हैं, आप ऊपर आई बटन में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ही आपके सामने सारे के सारे वीडियोस खुल करके आ जाएंगे। तो आप बारी बारी से स्टार्टिंग से सिलेबस से आप देख सकते हैं कि सिलेबस कैसा है और हम कैसे पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। और हमने जैसे आपको ये बोला था कि हम ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, तो एक्चुअली हम ये चीज़ करेंगे कि पूरा का पूरा जो भी सिलेबस है वो हम कवर इसका करवाएंगे। तो बाकी फिर हम आगे जो भी जीएस के पोर्शंस हैं वो भी हम कवर करेंगे, और भी मेंस का दिसंबर तक हो पाएगा तो उतना ज़्यादा से ज़्यादा करने का ट्राई करेंगे। हम देख लेते हैं मानवीय मूल्य के बारे में, और इसमें पहले हम देखेंगे कि क्या है और विशेषताएं क्या हैं इसकी, और वर्गीकरण वगैरह देखेंगे। और इसमें मानवीय मूल्य के बारे में कि समाज की भूमिका क्या होती है, शिक्षण संस्थाओं की भूमिका क्या होती है, परिवार की भूमिका क्या होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे और अच्छे से इनको पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो मानवीय मूल्य है ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते भी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जब भी उठा करके देखेंगे तो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसको हम अच्छे से करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो मानवीय मूल्य है वो क्या है। इसका जो अर्थ है वो नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श ही मूल्य कहे जाते हैं या कहलाते हैं। इसका तात्पर्य विश्वास, आदर्श व आकांक्षाओं से है जो आचरण में सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। जैसे कि आपका एक जो भी काम करने का एक आचरण होता है, आप जो भी काम करते हो तो वो एक सद्गुण या गुण जो भी आपके अंदर होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करते हो, तो वही हमारे मूल्य हैं और सद्गुण के रूप में व्यक्त होते हैं। तो जो सद्गुण होते हैं वही हमारे मूल्य होते हैं, और मूल्य समाज व संस्कृति के सापेक्ष होते हैं। ये नियामक भी होते हैं क्योंकि इनके द्वारा व्यवहार का नियमन किया जाता है। तो इनकी विशेषताएँ हैं और इनकी जो प्रकृति होती है, तो इसको देखते हैं। ये नैतिक आदर्श होते हैं और ये अमूर्त होते हैं, जैसे कि ईमानदारी हो गई, त्याग, बलिदान, सत्यनिष्ठा, ये सब चीज़ें हैं वो हमारे मूल्य में आती हैं। तो इनको हम देख नहीं सकते, इसलिए ये अमूर्त होते हैं। ये प्रायः स्थिर होते हैं, मतलब प्रायः स्थिर होते हैं, कभी कभी चेंज हो जाता है पर मैक्सिमम ये स्थिर होते हैं। ये सीखे जाते हैं क्योंकि हम बचपन से ही कहीं ना कहीं परिवार से, समाज से और स्कूल या शिक्षण संस्थाओं से सीखते हैं, तो ये सीखे जाते हैं। और ये अनेक प्रकार के होते हैं और गहराई के स्तर पर होते हैं, मतलब जो हमारी गहराई में ही होते हैं। जैसे संस्कार जो दिए जाते हैं वो तरीके से एक मूल्य हमें प्रदान किए जाते हैं, जो है मूल्यांकन के आधार पर होते हैं। हम इनके आधार पर ही हम अपना मूल्यांकन या दूसरों का मूल्यांकन करते हैं, और इनका जो अधिक्रम होता है, अधिक्रम के हिसाब से हम सारे मूल्य को तय करते हैं। और इसको आगे हम वर्गीकरण देखेंगे कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। वर्गीकरण है कि जो वर्गीकरण है वो साधन मूल्य होते हैं या साध्य मूल्य होते हैं। तो साधन मूल्य का मतलब है जिस चीज़ को हम करने के लिए किसी भी संसाधन का यूज़ करते हैं मिड में, तो वो साधन मूल्य होता है। और जिसकी प्राप्ति हो जाती है, एक तरीके से जो रिज़ल्ट आता है वो साध्य होता है। तो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मान सकते हैं जो कपास होता है, और कपास से हमें एक कपड़ा तैयार करते हैं, जो इसका प्रोसेस होता है वो एक तरीके से साधन होता है, और जो हमें कपड़ा आखिरी में मिलता है रिज़ल्ट में, तो वो एक साध्य होता है। अगला है जो हमारे मूल्य होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं या क्षेत्रीय भी हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी हो सकते हैं, और ये स्थिर भी हो सकते हैं, गतिशील भी हो सकते हैं, आधुनिक और पारंपरिक भी हो सकते हैं। आधुनिक भी जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है कि धर्म से रिलेटेड हो गया, या को लिविंग या महिलाओं के अधिकार से रिलेटेड हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं। और अधिक्रम इसका होता है जैसे वस्तुनिष्ठ या आत्मनिष्ठ होते हैं, अनुपात के हिसाब से इनको देखा जाता है। ज़्यादा वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है जैसे शांति, सफलता या अनुशासन, ये ज़्यादा वस्तुनिष्ठ हो गया। और जैसे ज़्यादा आत्मनिष्ठ में जैसे को लिविंग हो गया या होमोसेक्सुअलिटी हो गया। तो इसका थोड़ा सा हम ये बता देते हैं कि जो वस्तुनिष्ठ होता है और या आत्मनिष्ठ होता है, तो इनका मतलब क्या होता है। वस्तुनिष्ठ का मतलब ये होता है कि जो एग्जैक्ट जो चीज़ हो और उसी को लोग माने, 100% लोगों में माना जाए वो चीज़। और जो आत्मनिष्ठ का मतलब होता है अपना अपना एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का, और अपना एटीट्यूड होता है, तो उसको हम आत्मनिष्ठ में रखेंगे। तो जैसे एग्जांपल में को लिविंग है, तो को लिविंग को हर कोई गलत नहीं मानता है, कुछ लोग इसको सही भी मानते हैं, इसलिए अपना अपना एक नज़रिया होता है किसी भी चीज़ को देखने का। तो इसमें यही है। तो जो अगला है वो हमारा स्थिर होते हैं या फिर गतिशील होंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि देश स्थान के अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं, और काल या समय के हिसाब से भी बदलते हैं, और परिस्थिति के अनुसार भी ये स्थिर या गतिशील होते हैं। तो सबका मूल्य सबका अलग अलग होता है।
तो इसलिए समाज में कैसे विकास होता है, सकारात्मक और नकारात्मक होते हैं, इनके बारे में भी हम कहीं ना कहीं देखेंगे। और व्यक्ति के भीतर मूल्यों का विकास कैसे होता है, इसमें शिक्षण संस्थाओं की भूमिका क्या होती है, समाज की भूमिका क्या होती है, परिवार की भूमिका क्या होती है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि मूल्य और नैतिकता में क्या संबंध है। मूल्यों के आधार पर ही नैतिक सिद्धांत बनते हैं, मतलब मूल्य ही नैतिक सिद्धांत को हमारे डिसाइड करते हैं। नैतिकता मूल्यों से ही बनती है, क्योंकि हमारे मूल्य अगर अच्छे हैं, ऊंचे हैं, तो हम उसके ही अकॉर्डिंग सभी को देखते हैं कि अगर हम अच्छे हैं या हमारे हिसाब से कोई भी काम अच्छा होता है तो हम ये देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारे अकॉर्डिंग है तो अच्छा है, अगर हमारे अकॉर्डिंग नहीं है तो गलत है। तो वो हम अपने मूल्यों के हिसाब से लोगों को भी हम जज करते हैं कहीं ना कहीं। तो इसलिए मूल्य ही नैतिकता को कहीं ना कहीं बनाते हैं, तो इसलिए इन दोनों का संबंध है। तो अगला जो पॉइंट है वह है मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज व शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो इसमें हम थोड़ा सा ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, और ऐसे ये एग्जाम्पल में लाइक ये ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करके देना होता है। तो इसमें जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त व सुंदर मनों वाला बनाना है तो उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं, वे हैं पिता, माता व शिक्षक। तो ऐसे ही स्टेटमेंट हमें एग्ज़ाम में भी देखने को मिलते हैं, इनको हमें एक्सप्लेन करके वहाँ पर देना होता है, और तो इनको हमें एक्सप्लेन करके वहाँ पर हमें देना होता है। तो ऐसे ही आप जब भी क्वेश्चंस पेपर हुआ करें तो उनका आप यहाँ पर उठा करके आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे और ऐसे स्टेटमेंट आप कोड कर पाओ अपने आंसर्स में। ये होता है कि आप कैसे आंसर को अपने प्रेजेंट करते हो, कैसे एग्जाम्पल देते हो, कैसे आप स्टेटमेंट लोगों के देते हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डिपेंड करती हैं। तो आगे है परिवार की भूमिका। तो इसमें परिवार की जो भूमिका है वो इसमें देखेंगे किस समय पर परिवार की भूमिका होती है मैक्सिमम, और तरीका क्या होता है परिवार का मूल्य सिखाने का किसी भी बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को। तो उसको व्यक्ति ना भूलकर बच्चा ही बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति होगा उसमें कहीं ना कहीं मूल्य ऑटोमेटिकली विकसित हो चुके होते हैं। जैसे माहौल में वो रहेगा तो वैसे ही उसके मूल्य ऑटोमेटिकली विकसित हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चा ही बोलेंगे, व्यक्ति ना बोल करके। तो आगे इसमें है कौन से मूल्य होंगे और प्रभाव क्या पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों का हम देखेंगे। परिवार की जो भूमिका होती है वो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मूल्य विकसित करने में परिवार की भूमिका क्या होती है, उदाहरण सहित समझाइए, क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए इनको हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और समझ लेना है, ताकि हम अपनी लैंग्वेज में लिख पाएँ इसको। तो जो इसमें समय दिया गया है वो 0 से 3 वर्ष, मतलब संपूर्ण प्रभाव परिवार का होता है, क्योंकि बच्चा घर पर रहता है तो पूरा का पूरा जो प्रभाव होगा वो परिवार का होगा। और 3 से 12 वर्ष तक महत्वपूर्ण प्रभाव परिवार का होगा, पर विद्यालय का भी उसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट आ जाता है, इम्पैक्ट पड़ जाता है विद्यालय का भी। तो जैसे इसमें जॉन वॉल्वी का भी दिया गया है एग्जाम्पल, और महात्मा गांधी ने भी बताया है कहीं ना कहीं। तो इनको भी आप कोड कर सकते हो कि माँ का प्यार जो होता है वो ही हमारा बहुत महत्व रखता है, कि वो उससे हमें समझ में आता है अगर माँ का प्यार नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं अपराध भावना उसमें ज़्यादा होती है। तो उन्होंने ये बोली है कि माँ का प्यार अगर नहीं मिलता है किसी को, या फिर कमी से अपराधी बनने की संभावना अधिक होती है। तो इनको भी हम कोड कर सकते हैं। आगे क्लासिकल कंडीशनिंग के बारे में बताया गया है अल्बर्ट बांद्रा के अकॉर्डिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो हमें एक्चुअली गलत होते हैं, पर वो चीज़ हमें बचपन से ही सिखाई जाती है तो हमें सही लगने लगती है, और वो ऐसी कंडीशनिंग करी जाती है कि वो उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ में वो चीज़ भले ही गलत हो रही होती पर हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते, फिर हम सोचते हैं कि नहीं यही सही है हमारे लिए या ऐसा ही होना। वो होती है क्लासिकल कंडीशनिंग, कि हमें पता नहीं होता पर एक तरीके से हमारा एक शोषण हो रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल महिलाओं में ही ये सब चीज़ें मैक्सिमम होती हैं, बाकी और भी एग्जांपल हैं तो हम महिलाओं के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उसमें उनको पहले से ही सिखाया जाता है कि पति देवता है और ससुराल होती है वहीं जाना है, उसके अलावा मतलब वहाँ से अर्थी वापस आएगी, ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। पर अपन को भी पता है कि ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं होती और ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि सबका अधिकार होता है जीने का। अगर वहाँ पर कुछ अच्छा बिहेव नहीं हो रहा है तो हम उस चीज़ को उसके खिलाफ़ भी बोल सकते हैं, पर उसके दबाव में आकर महिलाएं कुछ नहीं बोलती हैं, इसलिए उस चीज़ को वो ना बोल करके उस चीज़ को सहती हैं और उनको लगता है कि बस उनकी लाइफ वहीं तक है और में वो खुश रहती हैं, और दूसरे को भी ज्ञान देती। जब उनके बच्चे होते हैं फिर उनको भी वही चीज़ सिखाती हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, अच्छा है, ऐसे ही होता है, समाज के ये मूल्य हैं या समाज के ये नियम हैं, ऐसे ही हमें रहना होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। पर हमें भी पता है जो चीज़ें गलत हैं तो गलत हैं, जो चीज़ें सही हैं तो सही हैं। बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, तो बस आपको मतलब समझाना है कि क्लासिकल कंडीशनिंग होती क्या है।
तो एक पॉजिटिव वे में लिया जाता है, पर उसका जो इम्पैक्ट होता है वो एक नेगेटिव होता है, पर वो उसको पता नहीं होता है कि उसका जो इम्पैक्ट है उस पर कैसा पड़ रहा है, नेगेटिव ही होता है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। जो तरीका इसका होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होगा। तो मुझे जहाँ तक समझ आता है कि प्रत्यक्ष जो तरीका होता है वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर दबाव पैदा करेगा कि भाई ज़बरदस्ती चीज़ें मनवाई जाती हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये सब्जेक्ट लेने हैं, आपको आर्ट्स नहीं पढ़नी है, आपको साइंस पढ़नी है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो जब आप प्रत्यक्ष तरीके से किसी भी चीज़ को बोलते हो तो कहीं ना कहीं वो भी बिगड़ जाते हैं बच्चे, और उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कि हमारे ऊपर दबाव पड़ रहा है। वो एक दुश्मन की भावना से देखने लगते हैं अपने पेरेंट्स को और उनके खिलाफ हो जाते हैं आगे चल के। तो इसलिए अप्रत्यक्ष तरीका ज़्यादा बेटर है कि उनको इनडायरेक्टली समझाया जाए, तो या फिर ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करी जाए परिवार के द्वारा, ताकि वो बच्चा उस चीज़ को देख देख कर सीखे और उसको वो दबाव महसूस ना हो। और अगला है कि कौन से मूल्य होंगे और इसका प्रभाव क्या होगा। तो इसमें पहले प्रभाव भी देख लेते हैं कि जो इसका प्रभाव होगा वो सर्वाधिक जीवन भर पड़ता है, क्योंकि जो हमारी स्टार्टिंग मूल्य एक बार विकसित हो जाते हैं तो जल्दी चेंजमेंट नहीं होता है उनमें, तो इसलिए सर्वाधिक प्रभाव हमारा परिवार का ही पड़ता है। तो इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से मूल्य होंगे। तो एग्ज़ाम्पल में जैसे दिया गया है कि इसमें कौन से मूल्य होंगे, जैसे कि माता पिता से हम क्या सीखते हैं कि प्रेम, त्याग, बलिदान, संघर्ष, साहस, वात्सल्य, सत्य, अहिंसा, ये सब चीज़ें माता से सीखते हैं। पिता से क्या सीखते हैं, दादी दादाजी से क्या सीखते हैं, भाई बहन इन लोगों से क्या सीखते हैं और अन्य लोगों से क्या सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसमें आप ये खुद से भी कर सकते हैं कि नोट्स ना बना करके आपको ये नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, तो वहाँ पर आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पर आपको ये नोट्स भी वहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप उनको फ़ोटोकॉपी के थ्रू या फिर आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं फ़ोन या टैब के थ्रू। तो चलिए अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। इनके हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे आपने पहले देखा थी कौन से मूल्य होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जैसे माता पिता दादी दादा से क्या सीखते हैं, तो इसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि जो साहस है वो छत्रपति शिवाजी ने माँ से सीखा था, भगत सिंह ने चाचा जी से, और मंजूनाथ इन्होंने परिवार से सीखे थे, और आध्यात्मिकता महात्मा गांधी ने अपनी माँ से सीखा था। और इसमें देखते हैं कर्मशीलता या त्याग बलिदान अब्दुल कलाम ने अपने बहन से सीखा था, और सचिन तेंदुलकर अपने भाई करुणा मदर टेरेसा और परिवार से इन्होंने सीखा था, मदर टेरेसा ने। तो आप इसको थोड़ा सा कोड कर सकते हो एग्जाम्पल में कि जो ये हैं तो इनका भी एग्जाम्पल वहाँ पर देख सकते हो। तो बस एग्जाम्पल मेन होता है, आप लिखते हो आंसर, उसमें आप मैक्सिमम एग्जाम्पल दे देकर समझाते हो, तो एग्जामिनर को भी समझ आता है कि एक्चुअली इस चीज़ को बच्चा समझ पा रहा है, स्टूडेंट समझ पा रहा है। और तो इसके आप एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो और अपने आसपास भी एग्जाम्पल्स ढूंढ सकते हो, और जो भी आसपास हो रही होती चीज़ें जो घटित हो रही होती हैं उनको भी आप ले सकते हो। तो इसमें बस इतना है कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आना चाहिए, बाकी एग्जांपल्स आप करंट के ले सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो सब चीज़ें। और जो अगर प्रॉब्लम्स लिख रहे हो तो उसका सलूशन भी लिखो, क्योंकि मेन होता है एग्जामिनर को प्रॉब्लम सुनने का कुछ मतलब नहीं होता, उसको सलूशन चाहिए होते हैं आपसे। तो आगे देखते हैं समाज की क्या भूमिका होती है। तो समाज की भूमिका कब होती है, किस रूप में होती है, कारक देखते हैं आगे, गुड या बैड वैल्यू समाज से क्या हमें मिलते हैं और प्रभाव इसका क्या होता है। तो प्रभाव तो आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा परिवार का होता है, उसके बाद थोड़ा सा समाज का भी होता है। आप जैसे समाज में रहते हो उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही है। तो इसमें कब में ये दिया गया है कि 6 वर्ष तक परिवार और समाज की भागीदारी बराबर होती है, और 6 के बाद में दबाव ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं समाज का। तो इसलिए 6 के बाद मान सकते हैं समाज की जो भूमिका होती है वो बढ़ जाती है, उसका दबाव हमारे ऊपर आ जाता है। आगे है किस रूप में, तो सामाजिक समूह के रूप में होगी, जैसे खानदान मोहल्ला, ये बारे में हम फिर सोचने लगते हैं खानदान मोहल्ले के बारे में, लोग क्या बोलेंगे, हमने ऐसे काम कर दिया तो क्या होगा, फिर वो सब चीज़ें सोचने लगते हैं। आगे है कारक, तो कौन से सामाजिक समूह होंगे, जैसे हम जिस सामाजिक समूह में रहते हैं वो कौन से होंगे, कैसे हैं, उनका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और संवाद या अंतर्क्रिया की मात्रा भी, कि हम कैसे बातचीत करते हैं, इसकी गुणवत्ता भी देखी जाती है कि कैसे समाज में आप रह रहे हो, समाज में क्या क्वालिटीज़ हैं या फिर कैसे लोग आपके आसपास हैं, तो उनका इम्पैक्ट भी आपके ऊपर पड़ता है। आगे इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इसमें एग्जाम्पल में दिया गया जैसे साहस है, प्रेम, अहिंसा, मदद, ये सब चीज़ें हैं। तो ये साहस है वो स्पार्टा, उत्तर पश्चिमी भारतीय समाज, ये सब चीज़ें साहस तो एक तरीके से दिखाती हैं। और प्रेम, अहिंसा, मदद ये तिब्बती समाज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। बौद्ध व जैन समाज में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अगर आपने बौद्ध जैन को पढ़ा होगा तो उसमें।
और भ्रष्टाचार मुक्त न्यूजीलैंड जैसे दिया गया, और खुशी भूटान का समाज, और लैंगिक संवेदना होती है, और पर्यावरण नैतिकता जैसे विश्नोई समाज में पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा जन जागरूकता होती है। वो पर्यावरण को अपना सब कुछ मानते हैं, इसलिए पेड़ों को लगाते हैं और उसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठाई हैं। आज तक बहुत सारे आंदोलन भी करे हैं, तो उसको भी आप पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चिपको आंदोलन हो गया या एपिको आंदोलन हो गए, वो सब चीज़ें पर्यावरण के लिए ही करी गई थी किसी समाज के थ्रू। तो चलिए अगला देख लेते हैं, शिक्षा संस्थाओं की भूमिका। इसमें हम ये देखते हैं कि प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, उच्च स्तर पर क्या होता है। तो प्राथमिक स्तर पर 3 से 14 वर्ष तक हम तो पता ही है कि स्कूल जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है वो सब कहीं ना कहीं उसकी भी भूमिका होती है। शिक्षण संस्थाओं की भी भूमिका होती है। फाउंडेशन वैल्यूज़ पता चलती है वहाँ पर। स्टार्टिंग में जो हमें वैल्यूज़ समझ में आती हैं तो वो हमें वहाँ से मिलती हैं। टीचर्स या पेरेंट्स से जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर मिलती हैं। अच्छे बुरे मूल्य हमें वहाँ से सीखने को मिलते हैं। तो उच्च शिक्षण संस्थाओं में ये है कि एट 15 के बाद में ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल एक वैल्यूज़ या प्रोफेशनल वैल्यूज़ आपको समझ आती हैं। कुछ आप अपने लिए लाइक आगे सोचने लगते हैं कि वहाँ पर हमें क्या करना है, आगे इन फ्यूचर कौन सी जॉब लेनी है, किस चीज़ की पढ़ाई करनी है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। जैसे आगे कुछ इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं उनको भी देख लेते हैं। और जो जैसे कि नैतिक शिक्षा हो गई, वह मजबूत चरित्र निर्माण करती है। योग ये है मानसिक मजबूती या निर्णय निर्माण क्षमता करती है। पर्यावरण नैतिकता और साहस निडरता, जैसे ट्रैकिंग एग्जाम्पल में दिया गया है। आप ट्रैकिंग जब करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर साहस और निडरता आती है। और नवाचार होता है व्यवहारिक प्रयोग व रिसर्च करने से, और किताबें पढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सामाजिक उत्तरदायित्व, जैसे विलेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको वहाँ की समस्याएं, ये सब चीज़ें आपको उत्तरदायित्व आपके समझ आते हैं उनको देख देख कर कि भाई आपको कैसे करना है, क्या है वो सारी चीज़ें। तो आपने ये भी देखा होगा कि जब IAS ऑफिसर्स की जब ट्रेनिंग्स होती हैं लबासना में, तो वहाँ पर कुछ दिनों के लिए विलेजेस में भेजा जाता है लोगों को, ताकि उनको भी पता चले कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ है और कैसे लोग रह रहे हैं। तो जो भी समस्याएं हैं, क्योंकि हमें गांव लेवल से स्टार्ट करनी होती हैं या रूट लेवल से स्टार्ट करनी होती हैं, इसलिए वंचित वर्गों के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए और लैंगिक संवेदनशीलता होनी चाहिए। तो अगला है नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, निर्धारित हम कैसे करते हैं। तो इनका निर्धारण जो होता है वो भौगोलिक परिस्थितियाँ हो गई, जैसे तापमान, उपजाऊ भूमि या उच्चावच। तो ये जो निर्धारण होता है वो भौगोलिक परिस्थितियों से भी हो सकता है, अन्य समाजों में अंतर्क्रिया से भी हो सकता है, और जनांकिकी से हो सकता है, और आर्थिक कारक से भी हो सकता है। जनांकी में जैसे लिंग अनुपात हो गया, जीवन प्रत्याशा और आबादी, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो आप इनको आराम से ऐसे देख सकते हो और समझ में भी आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अलग से कुछ नहीं लिखा गया है, ऐसा कुछ लिखा गया ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। तो अगला है वो है सिविल सेवकों के मूल्य। तो सिविल सेवकों के जो मूल्य होंगे वो हैं ईमानदारी है, निडरता है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए उनमें, और वर्गों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, निष्पक्षता हो और कर्मशीलता हो, सहिष्णुता हो, लोक सेवा के प्रति समर्पण भावना भी होनी चाहिए उनमें। और हमारा जो आखिरी पॉइंट बचा हुआ है उसको देख लेते हैं कि 5 सार्वभौमिक मूल्य और आंतरिक मूल्य क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। जो 5 सार्वभौमिक मूल्य हैं वो हैं शांति, अहिंसा, प्रेम, सत्य, नैतिक कर्म, और ये सब चीज़ें 5 सार्वभौमिक मूल्य में आती हैं। और आंतरिक मूल्य में आता है दयालुता, संवेदनशीलता, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, वात्सल्य, बलिदान या त्याग, भावनात्मक समझ, ये आती है आंतरिक मूल्य में। तो ये हो गया हमारा आज का आखिरी टॉपिक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और आपको और कुछ सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और चलिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे हम जल्दी से इसको कवर करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।